हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार सभी को। आप सबका फिर से स्वागत है नर्सिंग लेटर प्रेप चैनल पर। मैं प्रदीप चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बीएलएस का। बीएलएस के बारे में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने मेनली फोकस किया था बीएलएस एंड अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल पर। तो अब नेक्स्ट जो लिंक हम लेके आए हैं क्लास का, वो है अडल्ट चेन ऑफ सर्वाइवल एंड अडल्ट कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम। तो दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम? एक्चुअली इससे पहले, एल्गोरिदम से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आज अपना मेन फोकस रहेगा वो इस एल्गोरिदम्स के बारे में तो पढ़ना तो रहेगा ही। ठीक है, ये पूरा एल्गोरिदम हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत सिंपल एल्गोरिदम है, ऐसे चुटकियों में याद हो जाएगा आप लोगों को। और फिर कुछ देन एमसीक्यूज लेके आए आपके लिए, वो डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एक बार हम ये टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं कि सीपीआर में किस टेक्निक से और क्या क्या मेन कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये समझिए, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। मीन्स इसमें हार्ट रेट यानी पल्स पल्स क्या हो जाती है? एब्सेंट हो जाती है। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट भी एब्सेंट हो जाती है। इन दोनों की वजह से ब्लड ब्लड प्लस ऑक्सीजन वाइटल्स ऑर्गन लाइक ब्रेन, ठीक है, खुद हार्ट, लीवर, ठीक है, किडनी इत्यादि इत्यादि ETC। ठीक है, इन सभी ऑर्गन्स में क्या होता है? ब्लड एंड ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती, तो इनमें इनकी जो सेल है वो की डेथ होने लग जाती है। ठीक है, तो आपको सीपीआर क्यों करना है? क्योंकि हमें ब्रेन में होने वाली जो डेथ है, न्यूरॉन्स की डेथ है, उसे प्रिवेंट करना है। क्योंकि दोस्तों, ब्रेन में अगर न्यूरॉन्स का डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल डैमेज है, उसको कभी भी हम सही नहीं कर पाएंगे लाइफ टाइम में। ठीक है, तो ये एक परमानेंट क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो ये है एक सीपीआर। तो सीपीआर में हम बात कर लेते हैं कि रेस्क्यूअर अगर सिंगल है, वन रेस्क्यूअर है, सिंगल रेस्क्यूअर है, ठीक है, तो फॉलो ऑल द स्टेप जो अडल्ट चैन ऑफ सर्वाइवल का हमने देखा था। ठीक है, सभी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, और अगर ये टू रेस्क्यूअर है तो भी आपको सारी स्टेप फॉलो करने हैं। बट डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ये आता है दोस्तों कि जब आप सिंगल हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? सीन सेफ्टी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या था? चेक रेस्पॉन्स। एंड थर्ड स्टेप क्या था? कॉल फॉर हेल्प और एक्टिवेट EMS। यही स्टेप थे। सपोज करो आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं तो आपको कॉल खुद ही करनी पड़ेगी। जब अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम हो जाएगा तो कॉल आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ अगर आप टू रेस्क्यूअर हैं, यानी आप दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं उस विक्टिम को बचाने के लिए, तो आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाइए। कॉल जो करेगा वो सेकंड पर्सन कर लेगा, जो सेकंड रेस्क्यूअर है वो कॉल कर लेगा। आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है चेक पल्स एंड रेस्पिरेशन स्पॉन्टेनियसली टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस हो सकती है। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? जैसे कि सपोज करो पल्स एंड रेस्पिरेशन बोथ आर प्रेजेंट। आपने विक्टिम को चेक किया, रेस्पॉन्स नहीं था, ठीक है, लेकिन उसमें पल्स एंड रेस्पिरेशन दोनों ही प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें विक्टिम को रिकवरी पोजीशन देनी है और वेट फॉर EMS, और एवरी 2 मिनट्स में पेशेंट को चेक करते रहना है। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि पल्स उसमें क्या हो? प्रेजेंट हो, और रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेशन एब्सेंट हो। ये कंडीशन भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? उसको रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। विक्टिम को क्या देनी है? रेस्क्यू ब्रीथ देनी है। रेस्क्यू ब्रीथ देनी है, और एवरी 6 सेकेंड में एक ब्रीथ, यानी 10 ब्रीथ पर मिनट देनी है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है? मान लीजिए आपने रेस्पॉन्स चेक किया, रेस्पॉन्स नहीं था, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है कि पल्स एब्सेंट एंड रेस्पिरेशन एब्सेंट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है बच्चों? दोस्तों, CPR करना होता है। ठीक है, अब आई है मेन CPR की बारी। इससे पहले बहुत सारी डिफरेंस कंडीशन हमें पहले डिस्कस की थी, आज भी डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हमें क्या करना है? CPR करना है। नेक्स्ट आप देख लीजिए कि पोजीशन ऑफ पेशेंट सुपाइन होनी चाहिए।
कैसी होनी चाहिए दोस्तों? सुपाइन फ्लैट सरफेस, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। ये क्या है बच्चों? फ्लैट सरफेस है और हार्ड है, हार्ड सरफेस है, ठीक है। इनके इसके ऊपर क्या है? ये इसके ऊपर ये वाला क्या है? विक्टिम, ठीक है। ये क्या है? अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम है। दोबारा से बना देता हूँ। तो दोस्तों जो सीपीआर में पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो फ्लैट सुपाइन होती है, ठीक है। बिल्कुल सुपाइन पोजीशन होती है, फ्लैट बिल्कुल, ठीक है। और इसके साइड में आइदर लेफ्ट और राइट, किसी भी साइड आप से आप सीपीआर दे सकते हैं एज ए रेस्क्यूअर। आप चाहे लेफ्ट साइड से दे सकते हैं या फिर राइट साइड से दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ सीपीआर जब आप कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो? सेंटर में कर रहे हो। और सेंटर में हम कहाँ से लेंगे? सपोज जिफी प्रोसेस होता है, स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम बोन है, ये इसका जो लास्ट पार्ट है जिफी प्रोसेस, ठीक है। जिफी प्रोसेस से टू फिंगर अबाउ, ठीक है। सपोज करो ये स्टर्नम है, ये आपकी चेस्ट की बोन है स्टर्नम, ठीक है। इसका जो एंड पार्ट होता है बिल्कुल चेस्ट की एंड ऑफ जहाँ से एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है, उसका ये एंड पार्ट से टू फिंगर अबाउ, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बोल सकते हैं। लोअर मीन्स ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट, ठीक है। स्टर्नम का ये अपर पार्ट, ये लोअर पार्ट। लोअर का भी क्या बोल दिया हमने? हाफ, तो लोअर का हाफ इतना हो गया, ठीक है। तो इस पोजीशन पे हमें क्या देना है? सीपीआर देना है। ये है लैंडमार्क ऑफ सीपीआर। इसके अलावा आप देखिए, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन द मेल विक्टिम बिटवीन द निपल लाइन, ठीक है, बिटवीन द निपल लाइन ऑन द स्टर्नम बिटवीन द निपल लाइन, ठीक है। ये तो है एक लैंडमार्क, ठीक है, कि आपको लेफ्ट और राइट में नहीं जाना है, ठीक है। आपको जो कंप्रेशन देने हैं वो कहाँ पे देने हैं? ऑन द स्टर्नम देने, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम देने हैं, ठीक है। और जो आप कंप्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो वो कंप्रेशन आपका हील ऑफ द हैंड से होना चाहिए। बेस जो आपका हैंड है, ठीक है, इसके हील ऑफ हैंड से आपको क्या करना है? कंप्रेशन करना है। ओके दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंप्रेशन का जो रेट है, रेट ऑफ कंप्रेशन कल भी हम डिस्कस किया, 100 to 120 होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ कितनी होनी चाहिए? डेप्थ होनी चाहिए 1/3 ऑफ एपी डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट, ठीक है। इसे ऐसे बोल सकते हैं एट लीस्ट 2 इंच इन अडल्ट में क्या बोल सकते हैं? एटलीस्ट 2 इंच। या फिर हम एक यूनिवर्सल अगर फैक्टर लेके चलें कि अप्रोक्सीमेट डेप्थ कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपका चेस्ट है, चेस्ट का एंटीरियर यानी आगे वाला पोर्शन और बैक वाला पोर्शन, फ्रंट एंड बैक, जो इसका डायमीटर होता है, इसकी चौड़ाई होती है। सपोज करो इसकी चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर अगर इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर चौड़ाई है, तो इसका 1/3 कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों में लेकर चलिए, सपोज करो इन केस ऑफ चाइल्ड अरेस्ट हुआ है, मान लीजिए 12-13 साल का कोई बच्चा अरेस्ट हुआ है और उसकी जो चेस्ट एपी डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना हो गया? 1/3 कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। तो उसकी डेप्थ कितनी रखेंगे? 1/3 यानी 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर कोई लार्ज एडल्ट है, लार्ज एडल्ट मान लीजिए 18 सेंटीमीटर उसका एपी डायमीटर है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, तो इसका 1/3 निकाल लीजिए, ठीक है। ये है एक यूनिवर्सल फैक्टर कैलकुलेटिंग द एपी डायमीटर और डेप्थ ऑफ चेस्ट ऑफ कंप्रेशन। तो दोस्तों 3 चीजें होगी, रेट 100 to 120, डेप्थ 1/3 एंड मिनिमम इंटरप्शन लेस देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज़्यादा हमें कंप्रेशन को नहीं रोकना है। एंड कंप्लीटली रिकॉइल करना है आपको, रिकॉइल ऑफ द चेस्ट। आपने जितना डेप्थ रखी है, सपोज करो आपने 5 सेंटीमीटर डेप्थ रखी है, तो इसे कंप्लीटली इतना ही रिकॉइल करना है, वापस रिकॉइल करना है, क्योंकि वीनस रिटर्न को आने देना है। वीनस रिटर्न आएगा तो ही हार्ट फिल होगा, तभी आपकी कंप्रेशन जो आप मैनुअली कंप्रेशन कर रहे हैं उससे कार्डिक आउटपुट निकलेगा और ब्लड सर्कुलेशन होगा, ब्लड प्रेशर बनेगा, ठीक है, तभी विक्टिम को बेनिफिट होगा, ठीक है दोस्तों। इन केस ऑफ सपोज करो आप इन द हॉस्पिटल है और पेशेंट है जो आपका वो एक वाटर मैट्रेस पर है या फिर एयर मैट्रेस पे, तो हमें उसे डिफ्लेट कर लेना है आईसीयू बेड्स। अगर आईसीयू में है और आईसीयू बेड में जैसे कि लगे होते हैं एयर मैट्रेस को, तो उसके जो एयर मैट्रेस है ना उसको आपको डिफ्लेट कर लेना है, उसकी हवा निकाल देनी है। उससे पंप लगाता है एयर पंप, तो उससे उसकी एयर को बाहर निकाल देना है। या फिर सपोज करो आईसीयू है, ठीक है, वाटर मैट्रेस बेड लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे एक सीपीआर कार्डबोर्ड होता है जो पेशेंट की चेस्ट के नीचे देके आपको करना है।
ठीक है। एक सपोज करो ये बेड है, ठीक है, ये बेड है और इस पे ये क्या है, नन्ना मुन्ना पेशेंट है, ठीक है, ये नन्ना मुन्ना पेशेंट है, ठीक है। तो सपोज करो इस पेशेंट को आपको क्या देनी है, सीपीआर देनी है। तो आपका रेस्क्यूअर का हिप लेवल है वो हमेशा विक्टिम के चेस्ट लेवल से अबव होना चाहिए, ताकि आप विक्टिम की चेस्ट के ऊपर आप परपेंडिकुलर आ सको, 90 डिग्री का कोण बना सको, और आपके आर्म और ये रिस्ट एंड ये शोल्डर तीनों परपेंडिकुलर एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, 90 डिग्री बिल्कुल। कैसे, आपकी ये हील है, हाथों की ये हील है, ठीक है, इसके आगे ये आपकी ये पूरा आर्म और ये पूरा ये फिर आपका शोल्डर। तो ये पेशेंट की चेस्ट के ऊपर कितनी डिग्री का कोण बनाना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। और ये तभी बनेगा जब आपकी जो वेस्ट है वो पेशेंट की चेस्ट लेवल से अप हो, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट की जो रिदम्स होती है, कार्डियक अरेस्ट की रिदम्स क्या क्या होती है। एल्गोरिदम्स से पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, कार्डियक अरेस्ट की रिदम्स के बारे में। तो दोस्तों कार्डियक अरेस्ट जब भी आता है दो प्रकार की रिदम होती है, ठीक है, या तो वो सोकेबल होगी या फिर नॉन सोकेबल होगी, नॉन सोकेबल होगी, ठीक है। दो प्रकार की सोकेबल रिदम होगी तो इसमें दो प्रकार की रिदम्स पाई जाती है, एक होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एक होती है पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया है लेकिन उसमें क्या है, पल्स अब्सेंट है। नॉन सोकेबल रिदम है, नॉन सोकेबल रिदम में एसिस्टली मिलेगी और एसिस्टोल बोलते थे, एसिस्टोल मिलेगा, ठीक है, या फिर इसके अलावा पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिलेगी। तो जब भी हमें वीएफ या पीवीटी मिले तो हमें उसे शॉक देना है, और जब हमें एसिस्टोल और पीईए पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिले तो हमें उसे क्या देना है, शॉक नहीं देना है, उसे हमें सीपीआर स्टार्ट करना और एपिनेफ्रिन देना फटाफट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम सीपीआर की टेक्निक्स का हमने जल्दी से डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने एल्गोरिदम पर। देखो दोस्तों, सपोज आपके पास कोई विक्टिम आया है, ठीक है, या फिर आपके पास जो विक्टिम मिला है उसमें आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया था, उसको पल्स नहीं थी, ठीक है, और वो अभी कहाँ है, हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है तो हमने क्या स्टार्ट किया है, उसको एडवांस एडवांस लाइफ केयर सपोर्ट स्टार्ट किया है। उसमें हमने जैसे ही विक्टिम आया अपने पास, इन द हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है, ये याद रखना। जैसे ही हॉस्पिटल में आया, ठीक है, उसके पल्स नहीं थी, सीपीआर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सीपीआर स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन अटैच कर दी, ये तो सब हॉस्पिटल में होता है ना। तो जैसे ही विक्टिम आया हमने सीपीआर स्टार्ट कर दिया और ऑक्सीजन स्टार्ट कर दी। इसके अलावा हमने क्या कर दिया, उसको मॉनिटर अटैच कर दिया, या फिर डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है, ठीक है, उसमें भी मॉनिटर मोड होता है, आप उसे भी अटैच कर सकते हो ईसीजी लीड लगा के, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सब किया, मॉनिटर अटैच हुआ, तो मॉनिटर अटैच होते ही ये क्या शो करेगा, रिदम रिदम चेक करेगा। तो रिदम चेक करेगा तो अभी हमने डिस्कस किया था, या तो रिदम क्या होगी, सोकेबल होगी, या तो सोकेबल होगी या फिर नहीं होगी, दो ही बातें। क्या हो सकता है दोस्तों, या तो रिदम क्या होगी, सोकेबल होगी या फिर नहीं होगी। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कि जो रिदम है, जो मॉनिटर आपने अटैच किया था और जो रिदम मिली है पेशेंट को, वो सोकेबल है, यानी उसमें ये वो कौन सी रिदम है, सोकेबल है। तो इट मीन्स या तो उसमें वीएफ होगा या पीवीटी होगा, या तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होगा या वेंट्रिकल या पल्सलेस वेंट्रिकल टेकीकार्डिया। जैसे ही हमें ये रिदम मिले हमें क्या देना है, शॉक दे देना है, ठीक है। और जो शॉक देते हैं वो कितना देते हैं, बाईफेजिक में, बाईफेजिक डिफिब्रिलेटर में 120 to 200 जूल देते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर कंटिन्यू रहेगा, और इस गैप के अंदर अंदर हम क्या लेंगे, आईवी या आईओ, इंट्राओसियस या इंट्रावेनस, हम क्या ले लेंगे, एसएस लेंगे, ठीक है, यानी कैनुला लगा देंगे, सिंपल सी बात में कैनुला उसको अटैच कर देंगे, ठीक है। कैनुला अटैच होते ही 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर चल रहा है, ठीक है, और वापस से हमने क्या किया, रिदम चेक किया, ठीक है, वापस से रिदम चेक किया, मान लीजिए वापस से क्या आया है, सोकेबल रिदम आया। पहले सोकेबल आया, सोक दिया, सोक देने के बाद हमने आईओ एक्सिस ले लिया, आईवी एक्सिस ले लिया, दोबारा से 2 मिनट ऑफ सीपीआर के बाद हमने वापस से चेक किया, फिर से सोकेबल आया तो हम फिर से सोक देंगे, फिर से सोक देंगे, और इस बार हमने आईओ एक्सिस ले लिया था, यानी अब हम इसको क्या देंगे, मेडिसिन देंगे उसको। और मेडिसिन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है कार्डियक अरेस्ट में, क्या है दोस्तों, एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन की डोज होती है 1 mg,
दोस्तों 1 mg डोज देते हैं और अल्टरनेटिव साइकिल पे देते हैं, क्योंकि देखो इसे हमें देने के क्या तरीके हैं कि IV या IO दे दिया है, ठीक है, और इसके बाद हमें 20 ml NS से फ्लश करना है, क्योंकि पेशेंट का खुद का सर्कुलेशन नहीं है, आप मैनुअली CPR करके चला रहे हैं, ठीक है, आपने जस्ट पुश किया और उसके बाद बोलस नहीं दिया, 20 ml का पुश नहीं किया, तो फिर वो सर्कुलेशन सब पूरा कंप्लीट सर्कुलेशन में जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, एक बार IV पुश कर दिया एपिनेफ्रिन, उसके बाद 20 ml NS डालो और उसके हैंड्स को या फिर एक्सट्रीमिटीज को जहाँ पे आपने दिया उसको एलिवेटेड कर दो, ताकि वो ग्रेविटी के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में चला जाए, ठीक है दोस्तों। फिर इसके अलावा हम कैपनोग्राफी स्टार्ट कर देंगे। कैपनोग्राफी क्या होती है, CO2 मॉनिटर, AT-CO2 मॉनिटर स्टार्ट कर देंगे। एडवांस एयर में मान लीजिए 80 ट्यूब लगा दी, 80 ट्यूब लगा के हमने क्या किया, उसका मॉनिटर स्टार्ट कर दिया। ये एज ए फीडबैक काम करती है दोस्तों, फीडबैक ऑफ क्वालिटी ऑफ CPR, हाई क्वालिटी ऑफ CPR की फीडबैक का यूज करती है। जब हम CPR देते हैं तो इसकी नॉर्मल वैल्यू 10 to 20 mm of Hg, लेकिन अगर इसमें सडनली एलिवेटेड हो गया, सडनली अगर AT-CO2 मोर देन 40 या 35 हो गया, 35 to 40 mm of Hg हो गई, इट्स मीन्स पेशेंट में क्या हो गया, वापस से सर्कुलेशन आ गया है। ये एक एज ए फीडबैक काम करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इस बार हमने इसको क्या दिया है, एपिनेफ्रिन दिया है, शॉकेबल रिदम था, वापस से 2 मिनट ऑफ CPR स्टार्ट किए रखा है, ठीक है, वापस से शॉकेबल रिदम आ गया है, ठीक है। तो हमने वापस से क्या दिया है, इसको शॉक दे दिया है। तो शॉक नंबर 1, शॉक नंबर 2, शॉक नंबर 3, ठीक है दोस्तों, ठीक है। आफ्टर एपिनेफ्रिन इसको 3 to 5 मिनट एवरेज मान लेते हैं, 4 मिनट में देना है, और साइकिल हम जो चला रहे हैं वो कितने चला रहे हैं, 2 मिनट्स ऑफ साइकिल चला रहे हैं। तो एक साइकिल में 2 मिनट्स, उससे अगले साइकिल में 4 मिनट, यानी 3 to 5 मिनट, मतलब अल्टरनेटिव साइकिल में हमें एपिनेफ्रिन देना है, ठीक है। नेक्स्ट CPR जब हमने स्टार्ट किया शॉक देने के बाद, तो इस बार हम एपिनेफ्रिन की जगह कौन सी देंगे, एमिडारोन देंगे। एमिडारोन की डोज इधर देख लीजिए, फर्स्ट जो डोज देते हैं हम वो देते हैं 300 mg विद बोलस, और जो नेक्स्ट डोज देते हैं, नेक्स्ट अल्टरनेटिव डोज देंगे वो देंगे इसकी हाफ। इसकी हाफ कितनी होगी, फर्स्ट डोज तो क्या थी 300 और सेकंड डोज 150 mg, ओके। तो ये तो जो अपना साइकिल था पूरा, ये तो किसका था, शॉकेबल रिदम का। इन केस ऑफ, अब ये तो फिक्स नहीं है ना कि एक बार शॉकेबल रिदम चल रहा है पेशेंट के तो हमेशा शॉकेबल रिदम वो नॉन शॉकेबल में बदलेगा। तो इसका ये देखिए, अगर इन केस ऑफ पेशेंट का जो रिदम था वो क्या आया, वो रिदम क्या आया, शॉकेबल नहीं था, यानी नॉन शॉकेबल रिदम था। तो यानी इसमें क्या था, एसिस्टोल या पल्सलेस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी। तो ये इसका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एपिनेफ्रिन आप अगर दे रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल दीजिए, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको क्या देना है, एपिनेफ्रिन देना है। एपिनेफ्रिन देने के लिए आपके पास IO एक्सिस होना चाहिए, और एपिनेफ्रिन को हमेशा 3 से 5 मिनट के गैप पे देना चाहिए, या अल्टरनेटिव साइकिल बोल लीजिए, ठीक है। और कैप्नोग्राफी तो यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हमें CPR का फीडबैक लेना है। रिदम वापस से चेक करो, अगर रिदम शॉकेबल है तो हम इस वाले स्टेप पे चले जाएंगे, अगर नहीं है तो हम कंटिन्यू CPR करेंगे और चेक करेंगे इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल कोजेस जो आ रहे हैं। रिवर्सिबल कोजेस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, रिवर्सिबल कोजेस बहुत सारे हो सकते हैं। 5H 5T हम इसे नॉर्मली बोलते हैं। ये वाला देखिए आप, ये वाली टेबल देखिए, जैसे 5H में क्या आएगा, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन, ठीक है, ये या तो कम हो या ज़्यादा हो, या हाइपोथर्मिया, इन सब की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। लेकिन ये रिवर्सिबल कॉजेस है, अगर इन्हें ट्रीट कर दिया जाए जल्दी से जल्दी, तो कार्डियक अरेस्ट को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 5T में क्या क्या हो सकता है, 2 टेंशन आएगी, टेंशन न्यूमोथोरेक्स और टेम्पोनेट कार्डियक, 2 टेंशन होगी, 2 थ्रोम्बस होगा, थ्रोम्बस कार्डियक और थ्रोम्बस पल्मोनरी, और एक होगा टॉक्सिक्स, ठीक है। अगर इन सब को हम जल्दी से जल्दी ट्रीट कर दें, कार्डियक अरेस्ट के रिवर्सिबल कॉजेस को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से देखिए कि अगर हमें पेशेंट को एडवांस एयरवे डालना है तो हम इसमें AT ट्यूब प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर AT ट्यूब प्रेफर आप नहीं डाल पा रहे हैं तो NPA या OPA, ओरल फेरिंज एयरवे या नेजोफेरिंज एयरवे आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और एवरी 6 सेकेंड में एक ब्रीथ देनी है, एवरी 6 सेकेंड में
1 ब्रीथ। ठीक है दोस्तों, तो 10 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगी। इसके अलावा आप नेक्स्ट ये वाला देखिए, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, यानी पल्स प्रेजेंट हो गई, आपने बहुत अच्छा CPR किया, अच्छे से मैनेजमेंट किया, ठीक है, और ET/CO2 सडनली 40 या मोर देन 40 या इक्वल्स टू 40 इंक्रीज होगी सडनली, ठीक है, इट्स मीन्स उसमें पल्स प्रेजेंट हो गई, आ गई है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रोस बोलते हैं, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, ROSE। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखिए एपिनेफ्रिन की डोज मैंने आपको बता दी 1 mg, और एमिडारोन की 300 फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 150 एवरी अल्टरनेटिव साइकिल पे आपको देना है। लिग्नोकेन की डोज होती है फर्स्ट डोज 1 to 1.5 mg पर किलोग्राम, और सेकंड डोज इसकी हाफ हो जाएगी, यानी 0.5 to 0.75। ठीक है दोस्तों, ये सारे करेक्टर्स हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, ये सारे करेक्टर हमने डिस्कस कर लिए। 30:2 हम देते हैं अगर सिंगल रेस्क्यूअर है, या सपोज करो अडल्ट है, एक अडल्ट है, अडल्ट में एक रेस्क्यूअर या 2 रेस्क्यूअर हो, हमेशा कितने देते हैं, 30:2 रखते हैं, ठीक है, 1 हो या 2। बट इन केस ऑफ पीडियाट्रिक्स या चाइल्ड या इन्फेंट, इस केस में अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तो 30:2, और 2 एंड मोर देन 2 रेस्क्यूअर है तो हमें 15:2। ये सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये एल्गोरिदम, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं पूरे एल्गोरिदम को। ये देखिए, पेशेंट के पल्स नहीं थी, आपने CPR स्टार्ट किया, ऑक्सीजन अटैच की, CPR स्टार्ट किया, ऑक्सीजन अटैच की, मॉनिटर अटैच किया, रिदम अगर सोकेबल है सोक दिया, ठीक है, कैनुला लगाया, फिर 2 मिनट बाद चेक किया, फिर सोकेबल था, फिर सोक दिया, लेकिन इस बार हमने क्या किया, इसको एपिनेफ्रिन भी लगाया, ठीक है, फिर चेक किया, फिर सोकेबल रिदम था, फिर उसको हमने इस बार एपिनेफ्रिन दिया, तो नेक्स्ट टाइम क्या देंगे, एमिडारोन देंगे, और उसके बाद अगर फिर से सोकेबल रिदम आया तो हम नेक्स्ट टाइम इसको क्या देंगे, इसको वापस से एपिनेफ्रिन देंगे एवरी अल्टरनेटिव साइकिल। अगर मान लीजिए फिर से सोकेबल रिदम आए, ठीक है, तो नेक्स्ट साइकिल में हम क्या देंगे, एपिनेफ्रिन की बजाय एमिडारोन की हाफ डोज, जो यहाँ पे हमने डिस्कस की थी, ये वाली 150 mg वाली, ठीक है। इन केस ऑफ सोकेबल रिदम नहीं है, नो सोकेबल रिदम नहीं, सिस्टोल या पी है, तो एज सून एज पॉसिबल हमें एपिनेफ्रिन देना है, ठीक है, IO एक्सिस लेना है, IO एक्सिस लेकर जल्दी से जल्दी एपिनेफ्रिन देना है, और सोकेबल रिदम आए तो हमें इस तरह से शिफ्ट होना है, अगर सोकेबल रिदम नहीं है तो हमें वापस से CPR स्टार्ट करना है, ठीक है, और हमें 5H 5T पे ध्यान देना है। दोस्तों ये था अडल्ट कार्डिक अरेस्ट एल्गोरिदम जो अभी तक हमने डिस्कस किया। एक बार इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उनको भी जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए विटनेस सडन कार्डिक अरेस्ट विथ VF एंड पल्स लेस VT, ठीक है, यानी सोकेबल रिदम है, यू डिलीवर सोक, अच्छा आपने सोक भी दे दिया, व्हाट इज द नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप, बताइए, सोकेबल रिदम था, आपने सोक दे दिया है, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, पल्स चेक करोगे या एपिनेफ्रिन लगाओगे, इंट्यूबेट करोगे, बताओ। अभी हमने एल्गोरिदम यहाँ पे ये पढ़ा था कि सोकेबल रिदम था, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सोकेबल रिदम था, आपने यहाँ पे क्या डिलीवर कर दिया, और फिर उसके बाद स्टार्ट किया है CPR स्टार्ट किया, तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिज्यूम CPR इमीडिएटली, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज एपिनेफ्रिन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 mg इसका आंसर है दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा इसका आंसर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द दीज इज सोकेबल रिदम इन एल्गोरिदम, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एल्गोरिदम में ACLS एल्गोरिदम में सोकेबल रिदम कौन कौन सी होती है, तो VF होती है, और क्या होती है, पल्स लेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये तो होती है सोकेबल रिदम, ठीक है। इसमें देखिए क्या दे रखा है, एसिस्टोल, ये तो नॉन सोकेबल है, PE नॉन सोकेबल है, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन ये होती है सोकेबल रिदम, साइनस ब्रेडिकार्डिया में तो कार्डिक अरेस्ट होती नहीं, कार्डिक अरेस्ट एल्गोरिदम है ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखो, आफ्टर D5 कंपैरिजन शुड रिज्यूम इमीडिएटली विदाउट चेकिंग पल्स फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स, वो विदाउट, देखो 4 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर D5 आपने D5 किया है विक्टिम को, ठीक है, कंप्रेशन शुड बी रिज्यूम इमीडिएटली, आपने CPR स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, विदाउट चेकिंग पल्स, आपने पल्स चेक नहीं की है, और आपने क्या कर दिया है, D5 देते ही, सोक देते ही, करंट देते ही आपने बिना पल्स चेक करे CPR स्टार्ट कर दिया है, ये सही है गलत, तो दोस्तों ये बात सही है, अगर D5 आपने किया है
ठीक है। तो हमें पल्स चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम से कम 2 मिनट्स ऑफ सीपीआर करने हैं, उसके बाद पल्स चेक करनी है या फिर रिदम चेक करनी है। याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रिवर्सिबल कॉज 5H एंड 5T कंसिडर्ड ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। नाइस। तो 5H एंड 5T, देखिए इसका आंसर क्या है, अभी हमने देखा था जब हम एल्गोरिदम पढ़ रहे थे, उसमें हमने डिस्कस किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए इसका, हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोकैलेमिया, ठीक है। टेम्पोनेट, थ्रोम्बोसिस, ये भी ठीक है। टेंशन, टॉक्सिन, हाइपोथर्मिया, ये ठीक है, हो गया, यही है, यही इसका आंसर है, ठीक है। इसमें कहते हैं हाइपरटेंशन को नहीं इंक्लूड करते, हाइपोक्सिया, हाइपोथर्मिया ओनली लिखा है दोस्तों इसमें, ओनली, हालांकि ये दोनों होते हैं लेकिन ओनली नहीं, इसके अलावा भी होते हैं। हेमरेज एंड हाइपोथर्मिया ओनली, ओनली वाले तो हटा ही दो, ठीक है। हाइपरटेंशन इनके कारण कार्डियक अरेस्ट नहीं माने जाएंगे। 5H एंड 5T रिवर्सिबल कॉजेज में नहीं आएंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए शॉकेबल रिदम, शॉकेबल सॉरी इन ए नॉन शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल रिदम बोल रहे हैं दोस्तों, इन ए नॉन शॉकेबल रिदम यानी पीईए और ए सिस्टोल, व्हेन शुड यू एपिनेफ्रिन, जल्दी से जल्दी है ऐसे, ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर नॉन शॉकेबल रिदम है तो एपिनेफ्रिन को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगा दो। इमीडिएट आफ्टर कन्फर्मिंग पल्सनेस, सही है, पहले ऑप्शन सही है। ओनली आफ्टर 2, नहीं, आफ्टर फर्स्ट शॉक देते ही नहीं, नॉन शॉकेबल रिदम है, देखो नॉन शॉकेबल रिदम, नेवर, इसका तो ऑप्शन ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द आइडियल कंप्रेशन रेट, आइडियल कंप्रेशन 100 to 120, बताइए दोस्तों आपको, सिंपल क्वेश्चन है, 100 to 120, 100 to 120, सीपीआर रेट कितनी होनी चाहिए, 100 to 120 होनी चाहिए। एडवांस एयरवे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांस एयरवे प्लेस किया है और रिकमेंडेड वेंटिलेशन रेट क्या है। एडवांस एयरवे मान लीजिए 80 ट्यूब लगा दी उसको, ठीक है, और 80 ट्यूब लगा के उससे एम्बू बैग कनेक्ट करके आप क्या कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, वेंटिलेशन दे रहे हैं। तो एवरी 6 सेकेंड में एक ब्रीथ देनी है, बहुत सिंपल है। तो 10 to 12 ब्रीथ पर मिनट देनी है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलर व्हाट इज द प्रायोरिटी, कल भी हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया था। अगर पल्स प्रेजेंट हो जाती है तो हमें उस विक्टिम को हमें क्या करना है, एडवांस रिससिटेशन करना है, उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट करना है, ठीक है, और उसका बीपी कंट्रोल में रखना है। तो मोनिटर डिसकंटिन्यू गलत ऑप्शन, प्रोवाइड पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर ठीक है, ऑक्सीजन और बीपी टेम्परेचर मेंटेन रखना है, बी आंसर सही है। इमीडिएट एक्सटूबेट क्यों करना है, स्टॉप बोलने की गलत चीज़ है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम इंटरप्शन टाइम ऑफ चेस्ट कंप्रेशन, लेस देन 10 सेकंड, लेस देन 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज़्यादा हमें इंटरप्ट नहीं करना है, हमें वापस से क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। तो दोस्तों ये था ACLS एल्गोरिदम, और ये AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन 2020 में दी गई लेटेस्ट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ACLS एल्गोरिदम थी, ठीक है। इसके कुछ MCQs हमने सोल्व किए, और भी MCQs हम सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, साथ बने रहे, नर्स लेडर प्रेप चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें, थैंक यू।